हेलो नमस्कार दोस्तों, आप ही कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 की तैयारी। तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। पहले इस क्लास में हम एम यानी महत्वपूर्ण स्रोत जानेंगे साहित्य के, उसके बाद एमसीक्यू देखेंगे। पहले व्याख्या देखेंगे यानी व्याख्या करेंगे पहले। और ये स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स है, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। मैंने जो भी एग्ज़ाम दिया है वो इन्हीं से प्रश्नों से मिले हुए हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास। लास्ट में आपको महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे ताकि आपका पता चले कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं और आपके कितने याद हुआ है इनमें। और इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। कौन से टॉपिक पढ़ें दोस्तों जो आपके लिए महत्वपूर्ण है चतुर्थ श्रेणी में? तो हम इतिहास में जानने के स्रोत पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इतिहास के जानने के स्रोत, राजस्थान के प्रादेशिक स्थल यानी सभ्यता, प्रमुख राजवंश। राजवंशों में हम अजमेर के चौहान पढ़ेंगे, परमार पढ़ेंगे, राठौड़ वंश पढ़ेंगे, पृथ्वीहार का छावा और गोहिल वंश सब भी पढ़ेंगे। और उसके बाद हम मध्यकालीन राजस्थान की प्रशासनिक राज व्यवस्था पढ़ेंगे। 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान यानी राजस्थान में 1857 की क्रांति पढ़ेंगे, किसान आंदोलन पढ़ेंगे, जनजातीय आंदोलन पढ़ेंगे, प्रजामंड आंदोलन पढ़ेंगे। और उसके बाद राजस्थान के एकीकरण पढ़ेंगे। और उसके बाद राजस्थान के सामाजिक एवं राजनीतिक संगठन, राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी जो आपके टॉपिक में दिए गए हैं, इनसे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और ये नोट स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स है। इसके आधार पर मेरी जेल प्रहरी में 85 से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो रही हैं। मैंने सिर्फ यही किताबें पढ़ी है और उसके साथ आप एमसीक्यू देखे हैं। तो हम जैसे ही एक टॉपिक पूरा हो जाएगा उसके बाद हम एमसीक्यू की देखेंगे। इसकी क्लास अब आज सुबह आएगी और एमसीक्यू की क्लास शाम को आएगी। हम हर दिन एक टॉपिक पढ़ेंगे, उसकी एमसीक्यू देख लें ताकि आपका चतुर्थ श्रेणी में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी है। इसके साथ ही हम दसियों की किताब देखेंगे। तो बिना किसी देरी के अब टॉपिक शुरू करते हैं। मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, तो ये सभी टॉपिक पढ़ेंगे जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ये नोट ऐसे वैसे नोट्स नहीं है, ये स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स है। इन्हीं के आधार पर क्वेश्चन बनते हैं। मैंने देख लिया, मैंने ट्राई कर लिया, मेरे पशु परिचरण में भी इन्हीं के आधार पर पढ़ा था। तो मेरे क्वेश्चन 120 राइट हो रहे थे, लेकिन मेरा नॉर्मलनेस के कारण मैं बाहर हो गया था, लेकिन मेरे रैंक अच्छी 23 जा रहे थे। ठीक है ना, यही प्रश्न आएंगे। ठीक है ना, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चतुर्थ श्रेणी की इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अभी जाकर जुड़ जाइए। तो आज का टॉपिक का नाम क्या है? इतिहास को जानने के स्रोत। इतिहास को जानने के 3 स्रोत मिलते हैं: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और पुरालेख्य स्रोत। पुरातात्विक स्रोत मतलब सभ्यताओं से सभ्यता होगी ना, उन्हें पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। साहित्यिक स्रोत जो लिखे हुए मिलते हैं साहित्य के रूप में, ग्रंथों के रूप में, उन्हें साहित्यिक स्रोत कहते हैं। और पुरालेख्य स्रोत, पुरालेख्य स्रोत जो पुराने लेखों के अनुसार मिले हैं, स्तंभ लेख हो गया, गुहा लेख हो गया, उन पर मिले लेखों को पुरालेख्य स्रोत कहते हैं। तो पुरातात्विक लेख में क्या आता है? तो उसमें अभिलेख आते हैं, ताम्रपत्र आते हैं, सिक्के आ जाएंगे, स्थापत्य, चित्रकला, मूर्ति कला और उत्खनन पुरावशेष पुरातात्विक स्रोत में आएंगे। अभिलेख पहला टॉपिक का है अभिलेख। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है, याद रखना। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे अभिलेख जिनमें राजाओं की प्रशंसा की जाती है उन्हें प्रशस्ति कहते हैं। और अभिलेख समसामयिक समय के साथ होते हैं, यानी समय के साथ बन पाए जाते हैं, समय के अनुसार होते हैं। और हमें इलेखों से तिथि क्रम निर्धारण में मदद मिलती है। अभिलेखों से हमें किसकी जानकारी मिलती है? वंशावली, विजय, स्थापत्य कला की जानकारी मिलती है। एक एक लाइन याद कर लेना दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर दे देगा कि किससे हमें वंशावली, विजय और स्थापत्य कला की जानकारी मिलती है। उसमें ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्र हो जाएगा, विद्युत हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा, अभिलेख हो जाएगा। तो उसका आंसर अभिलेख होगा। लेकिन आपको नहीं पता होगा तो आप गलत कर आएंगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप पढ़ लेना, ये इनसे बाहर नहीं जाएगा। तो पहला अभिलेख कौन सा है? बड़ली का अभिलेख। बड़ली का अभिलेख कहाँ मिला था? अजमेर का है। कब ईस्वी का है? 443 ईसा पूर्व का है। और प्राचीनतम अभिलेख है क्योंकि इससे पहले कोई अभिलेख राजस्थान में मिला नहीं है इससे पहले का, इसलिए ये सबसे प्राचीन अभिलेख है। और इसका वीर निर्माण 1784 में लिखा गया था। निर्माण कब? 1784 में लिखा गया था। ठीक है,
और क्वेश्चन बता रहा हूँ। अगले क्या है कि यह अभिलेखों के अनुसार मध्यमिका एक जैन के अंदर था। यानी क्वेश्चन आएगा कि किसके अनुसार है मध्यमिका एक जैन के अंदर था, तो आपको आंसर करना है बड़ली अभिलेख अजमेर के अनुसार। बड़ली अभिलेख के अनुसार मध्यमिका एक जैन के अंदर था। और कहाँ पर मिला है मध्यमिका चित्तौड़गढ़ एक जैन के अंदर था। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है तो बड़ली के अभिलेख में मिलती है। बड़ली का अभिलेख कहाँ से मिला है तो अजमेर में मिला है। अजमेर में किसे मिला है ये भी क्वेश्चन आता है, बार बार पूछा गया है। तो ये गौरी शंकर हिराचंद ओझा को मिला है। कब मिला है था 1912 में मिला है। और ये किस माता के मंदिर में मिला है बिलोय माता के मंदिर में मिला है। तो यानी बड़ली शिला के बारे में ये सबसे प्राचीन अभिलेख है। ये 443 ईसा पूर्व का है। ये अजमेर में मिला है। अजमेर में बिलोया माता के मंदिर में मिला है गौरी शंकर हिराचंद ओझा को 1912 में। ये हो गया आपका बड़ली का अभिलेख। इससे बाहर एक अभिलेख के ज़्यादा क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और इसके अनुसार माध्यमिका एक जैन के अंदर था। ये बड़ली का अभिलेख इतना ही है। इससे बड़ली के अभिलेख से बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी है। अब गोसुंडी अभिलेख, गोसुंडी कहाँ पर मिला है चित्तौड़गढ़ में मिला है। ये 2री शताब्दी ईसा पूर्व का है। और यही सब अभिलेख के अनुसार गजवंश के शासक राजा सर्वतात ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। यानी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो यानी कि क्वेश्चन आया था कि राजा सर्वतात ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया, ये किस अभिलेख में मिलता है तो यह कौन से अभिलेख में मिलता है गोसुंडी अभिलेख में मिलता है। यह अभिलेख वासुदेव व श्री कृष्ण बलराम को पूजा की जानकारी देता है। यानी गोसुंडी अभिलेख है वो कृष्ण जी की पूजा की जानकारी देता है। यानी वासुदेव व बलराम की पूजा की जानकारी कौन सा अभिलेख देता है गोसुंडी अभिलेख देता है। यानी जो कृष्ण जी की जानकारी देगा वो वैष्णव धर्म से संबंधित होगा। विष्णु संप्रदाय की जानकारी देने वाला राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख गोसुंडी अभिलेख है। तो गोसुंडी के बारे में क्या है कि यह 2री शताब्दी ईसा पूर्व का, यह चित्तौड़गढ़ में मिला है। और ये गुर्जर वंश के राजा सर्वतात के समय का है। और उसमें अश्वमेध की जानकारी मिलती है। और ये वासुदेव बलराम के संकर्षण है। और ये वैष्णव धर्म की जानकारी कौन सा देता है गोसुंडी अभिलेख देता है। तो गोसुंडी के बारे में पढ़ लिया हमने। रणकपुर प्रशस्ति ये पाली में मिला। रणकपुर 1439 की है। किसके समय की है जब महाराणा कुंभा के समय की है। ये है प्रशस्ति चौमुखा मंदिर। चौमुखा मंदिर कहाँ पर है आदिनाथ ऋषभ मंदिर रणकपुर पाली में मिला है। और रणकपुर में चौमुखा मंदिर है ना उसकी प्रशस्ति में है, मंदिर में लगी हुई है पाली में। और चौमुखा मंदिर किससे संबंधित है आदिनाथ या ऋषभ देव को संबंधित है। ये बप्पा रावल तथा काल बौद्ध को अलग अलग बताती है। ये क्वेश्चन बार बार 2-3 से बार आ गया कि कौन सी प्रशस्ति है जो बप्पा रावल तथा काल बौद्ध को अलग बताती है। तो उसका आंसर था रणकपुर प्रशस्ति 439 की है। यानी ये बप्पा रावल तथा काल बौद्ध को अलग अलग बताती है। यह प्रशस्ति कुंभा की विजय तथा उपलब्धियों का जानकारी देती है क्योंकि ये कुंभा के टाइम की है 1439 की है। मुद्रा के लिए नाणक शब्द का प्रयोग किया गया। नाणक का शब्द का प्रयोग किस में किया गया है रणकपुर प्रशस्ति में किया गया है। इस प्रशस्ति मंदिर की वास्तुकार दीपक का नाम मिलता है। यानी रणकपुर प्रशस्ति के बारे में क्या जानकारी है ये चौमुखा मंदिर में है, रणकपुर पाली में है, 1439 के कुंभा के समकालीन की है। प्रशस्ति बप्पा तथा काल बौद्ध को अलग अलग बताती है। और कुंभा की विजय उपाधियों का वर्णन रणकपुर पाली में मिलता है। और मुद्रा के लिए नाणक शब्द का प्रयोग हुआ है। प्रशस्ति में वास्तुकार दीपक था। तो वास्तुकार का नाम क्या था रणकपुर का दीपक था। ठीक है। अब अमेर अभिलेख, यहाँ से एक क्वेश्चन था कि संस्कृत भाषा व नागरी लिपि में है। ये कौन सी भाषा संस्कृत भाषा है और नागरी लिपि है। 1612 में है। मिर्जा राजा मान सिंह के टाइम की है। ठीक है। इसमें कच्छाओं को रघुवंश तिलक कहा गया है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि किस में कच्छाओं का रघुवंश तिलक कहा गया है। तो अभी आमेर अभिलेख 1612 का है। इसमें मानसी भगवनदास का पुत्र तथा जम्मू उसने जमरनगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था मानसिंह ने करवाया था। ठीक है। और अब अजमेर का फारसी अभिलेख 1200 ईसा का है। पूर्व का 12 ईस्वी का है। अजमेर का फारसी अभिलेख 1200 ईस्वी का है। पूर्व नहीं है यार, ईस्वी का है। यह राजस्थान में फारसी का प्रथम अभिलेख है। यह अभिलेख 2.5 दिन के झोंपड़े में लगा हुआ है। अजमेर का फारसी अभिलेख यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ाया था इस मंदिर को। यहाँ पर संस्कृत के पाठल को तोड़ाकर मस्जिद बनाई गई थी। ठीक है। अब चित्तौड़गढ़ का फारसी अभिलेख 1325 ईस्वी का है। यह अभिलेख दहीपी पीर की दरगाह में लगा हुआ है। इसमें चित्तौड़ का नाम खिजराबाद मिल दिया गया है। यानी खिजराबाद कौन सा में मिला दहीपी पीर की दरगाह में मिला। 1325 की बात है क्योंकि 1320 में 1301 में 1303 चित्तौड़गढ़ 1303 में चित्तौड़गढ़ पर किसने अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। वहाँ पर साका हुआ।
और वहाँ पर अलाउद्दीन का यानी आधिपत्य हो गया। उसके बाद वहाँ पर खिजर खां को नियुक्त किया गया, उसने दैव्य दरगाह का निर्माण करवाया था और उसी में लिखा हुआ है, खिजराबाद नाम दिया गया है। ठीक है। चित्तौड़गढ़ का फारसी विलय कब का है? 1385 25 ईस्वी का है। अब है ताम्रपत्र। ताम्रपत्र क्या होते हैं उसकी जानकारी बताते हैं। ताम्रपत्र होते हैं भूमि अनुदान के लिए जारी किए जाते थे, यानी किसके लिए? भूमि अनुदान देता नहीं, उसकी जानकारी किसमें मिलती थी? ताम्र अभिलेखों में मिलती थी। ठीक है। हठ ताम्रपत्र। हठ ताम्रपत्र कब का? 1206 ईस्वी का है। यह ताम्रपत्र गुजरात के चालुक्य राजा भीमद्वितीय की जानकारी देता है। तो कौन सा अभिलेख यानी ताम्रपत्र जो भीमद्वितीय की जानकारी देता है तो वह हठ ताम्रपत्र 1206 का है, क्योंकि 1175 में भीमद्वितीय ने ही मोहम्मद गौरी को हराया था। ठीक है। खरेदा का ताम्रपत्र 1437 ईस्वी का। राणा कुंभा ने एकलिंग जी के पास भूमि अनुदान किया था। खिरादा का विलय कब का है? 1437 का। और एकलिंग जी के पास भूमि अनुदान किया था किसने? कुंभा ने। उसकी जानकारी किसमें मिलती है? खिरादा ताम्रपत्र 1437 का। ये ताम्रपत्र धार्मिक स्थिति, मार्ग, मुद्रा की जानकारी देता है। खिरादा ताम्रपत्र 1437 का है। इतना ही याद रखना, खिरादा ताम्रपत्र कब का है? 1437 का। कुंभा के समकालीन है। ठीक है। भूमि अनुदान दी है। चिखली ताम्रपत्र 1483 ईस्वी का है। ताम्र कर व्यवस्था की जानकारी देता है। ये चिखली ताम्रपत्र की भी क्वेश्चन पूछा गया है। पूर्व ताम्रपत्र तो सभी को पूछा, ये बहुत बार पूछा गया है कि रानी कर्मावती ने जोहर के समय भूमि अनुदान दी थी, उसका उस ताम्रपत्र में जानकारी मिलती है, तो उसका आंसर हो जाता तो पूर्व ताम्रपत्र 1535 का है। कर्मावती के जोहर की जानकारी देता है। ठीक है। अब है सिक्के। सिक्कों का दिन न्यू मिस्टेक्स कहा जाता है। सिक्कों का दिन क्या कहा जाता है? न्यू मिशेमेटिक्स। ठीक है। राजस्थान के कई स्थानों से अलग अलग प्रकार के सिक्के प्राप्त होते हैं। तो कहाँ पर किस किस सिक्के मिले इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। आपके पटवारी के लिए क्लासें लगवा दी जाएगी आपकी। अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो पटवारी के लिए भी क्लासें अवेलेबल होगी, ये भी देख लेना, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और राजस्थान पुलिस के भी महत्वपूर्ण नोट्स ही हैं, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये गारंटी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बुक ऑर्डर कर दो आप, एक प्रैक्टिस सेट की प्रोडक्ट में दी गई है। ठीक है। तो अब सिक्के देख लेते हैं। नगर टोंक से कौन से सिक्के प्राप्त हुए हैं? यहाँ से कालाइल को 1871 ईस्वी मालवा जनपद के 6000 सिक्के प्राप्त हुए हैं। मालवा कौन सा एमपी का क्षेत्र आता था? यानी कालाइल को 1871 में नगर टोंक से 6000 मालवा जनपद के सिक्के प्राप्त हुए हैं। इसे कालाइल को 1871 में। ठीक है। नगर टोंक से। कालाइल को राजस्थान का पुरातत्व का जनक कहा जाता है। कालाइल को। नागछेला नगला झील कहाँ पर है? बयाना भरतपुर में है। यहाँ गुप्तकालीन सिक्के मिले हैं। 1921 गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं, इन्हें जिन्हें गरुड़ प्रकार के सिक्के कहा जाता है। और गरुड़ प्रकार के सिक्के किसने चलाए थे? तो समुद्रगुप्त ने चलाए थे। गरुड़ प्रकार के सिक्के किसने चलाए थे? समुद्रगुप्त ने। ठीक है। याद रखना, नगला झील बयाना भरतपुर में 1921 मिले हैं। 10वीं 11वीं शताब्दी में राजस्थान में गद्दिया सिक्कों का प्रचलन था। कालांतर में राजस्थान में अलग अलग रियासतों ने अपने अलग अलग सिक्के जारी किए थे। तो यहाँ पर सिक्के दिए गए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसे बार बार आप वांचोगे तो आपको याद आ जाएगा। और इसकी पीडीएफ है ना, वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है। तो सिक्के देख लीजिए। मेवाड़ में कौन सा सिक्का था? सौरूप शाही व चांदोड़ी सिक्का कहाँ का था? मेवाड़ का था। मेवाड़ में कौन सा राजा था? सौरूप सिंह राजा था, उसने अपने नाम के सौरूप शाही सिक्के चलाए थे। चांदोड़ी का सिक्का अकबर के समय का चलाया गया था। ठीक है। मारवाड़ में विजय सिंह था, तो मारवाड़ का विजय शाही हो गया। बीकानेर में गज सिंह था, गज शाही हो गया। और आमेर की यानी पचरंगा तिरंगा था या झंडा कह सकते हो, उसमें झाड़ का अंकित है और इसलिए आमेर में झाड़साई सिक्के। जैसलमेर में अखे सिंह यानी अखेराज शासक था, तो उसने अपने नाम के सिक्के चलाए थे। अजमेर में अखे शाही, बूंदी में रामशाही, बूंदी के राम सिंह ने अपने नाम के रामशाही सिक्के चलाए थे। कोटा में गुमान सिंह, अलवर में राव सिंह, अलवर में राजा के नाम से पहले अलवर राव रखता था, इसलिए उन्होंने राव शाही सिक्के चलाए थे। धौलपुर में किसी को धोएंगे तो तमसाही मारेंगे तभी तो धोएंगे, तो तमसा शाही धौलपुर में। ऐसी ट्रिक याद करो जो आपको याद आ जाए। हम तो बता देंगे कि ऐसी ट्रिक बना दो, आप यह ट्रिक रट लो, यह ट्रिक रट लो। जो आप खुद बनाएंगे ट्रिक ना, आपको जो भी कैसी भी बना लो, आपको ऐसी ट्रिक बनाओ जो आपको कभी भूले नहीं। आप कैसे भी बना लो जो आपको याद हो जाए। ठीक है ना। डूंगरपुर में उदय शाही था। बांसवाड़े में सालिम शाही था और प्रतापगढ़ में भी सालिम शाही सिक्का था। ठीक है। अब वेब की पुस्तक का नाम क्या है? ये क्वेश्चन पूछ लिया कि
राजस्थान के सिक्कों के बारे में जानकारी किस पुस्तक में मिलता है और किसकी पुस्तक है? तो वेब की पुस्तक का नाम क्या है? करेंसी ऑफ हिंदू स्टेट ऑफ राजपूताना। इसमें वेब की पुस्तक के बारे में मिलता है, सिक्कों के बारे में, ठीक है। और इसकी क्वेश्चनों की क्लास शाम को आएगी, ठीक है, उसे देख लेना इसके साथ ही। और इसके पीडीएफ डाल दी गई है टेलीग्राम में, जाकर देखना, आपको मिल जाएगी। तो अब स्थापत्य कला मंदिर देख लेते हैं। शीतलेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है? ये झालरापाटन झालावाड़ में है। ये गुप्तकालीन मंदिर है और ये राजस्थान का प्राचीनतम तिथि युक्त 689 ईस्वी मंदिर है, यानी राजस्थान का पहला गुप्तकालीन या फिर राजस्थान में प्रथम मंदिर जो तिथि युक्त है, यानी उस पर तिथि लिखी हुई है, तारीख लिखी हुई है 689 ईस्वी, ठीक है। और वो कहाँ पर है? झालरापाटन झालावाड़ में है। झालरापाटन में कौन सा मंदिर है? शीतलेश्वर मंदिर है, ठीक है। ये गुप्तकालीन शिव मंदिर है। जगत शिरोमणि मंदिर अभी आरएस में आया था, या आरएस में आया था या फिर शायद एक यानी बड़े एग्जाम में आया था कि आमेर में कौन कौन से दो मंदिर है, यानी इनमें से कौन सा आमेर में मंदिर है? एक जगत शिरोमणि मंदिर था, एक खलकाणी माता मंदिर था, और एक मंदिर और था। 3 मंदिर थे। एक मंदिर, वो तीनों इसी में थे और अन्य किताबों में कहीं पर नहीं थे कि किसका मंदिर का निर्माण कछावा नहीं करवाया था, ऐसे क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब देख लीजिए जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ पर है, याद रखना, अजमेर में है जगत शिरोमणि मंदिर। और जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो रानी कनकावती ने करवाया था, जो कि मानसी की पत्नी थी। और किसकी याद में करवाया था? बेटे जगत सिंह की याद में करवाया था, ये याद रखना। और मुगल राजपूत स्थापत्य कला का उदाहरण, क्योंकि उस समय मुगलों ने आमेर पर अधिकार मान लीजिए या फिर मनसबदारी या फिर कुछ उन्होंने जिंदा स्वीकार कर ली थी, ठीक है। और इस मंदिर में भगवान की कृष्ण की वही मूर्ति है जिसकी पूजा से मीराबाई चित्तौड़गढ़ में करती थी। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या है? इंपॉर्टेंट है। यानी ऐसा क्वेश्चन बताया जाएगा कि चित्तौड़गढ़ में मीराबाई पूजा करती हुई है, वर्तमान में मूर्ति कहाँ पर है? तो जगत शिरोमणि मंदिर में है, याद रखना, ठीक है। और जगत सिंह कौन था? तो ये बंगाल आक्रमण में लड़ता हुआ मारा गया था, बंगाल आक्रमण में, ठीक है। चित्रकला, हमें राजस्थान के अलग अलग स्थानों से शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। इन चित्रों में शिकार के दृश्य अधिक बनाए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। हमें चंबल छाजा नदी के क्षेत्रों में अधिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। चंबल व छाजा नदी कहाँ पर है? बूंदी और कोटा में हमें शैल चित्रों के अधिक चित्र मिले हैं। तो वहाँ पर नदी प्रदन के कारण बहुत से शैलें मिली हैं, शैल मिले हैं, जिसके कारण वहाँ पर शैल चित्र का विकास होना संभव है। आलनिया कोटा ये सभ्यता कन्यादय 12 में है। करदला बूंदी में, छाजा नदी के किनारे। विराट जयपुर में है। सोनफरा सीकर ढड्डीकर व हरसोरा अलवर में है। यहाँ पर भी शैल चित्र के लिए मिले हैं, ठीक है। नोट, जगत नारायण ने आलनिया शैल चित्रों की खोज किसने की थी? जगत नारायण ने की थी, ठीक है। राजस्थान के प्राचीन चित्रित ग्रंथ जैसलमेर में जिनभद्र सूरी भंडार में रखे गए हैं, यानी राजस्थान के प्राचीनतम ग्रंथ है उन्हें कहाँ पर रखा गया? तो जैसलमेर में पाया जाता है जिनभद्र सूरी भंडार, ठीक है। और जैसे कि ओद नियुक्ति वर्दी 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी कहाँ पर है? तो ये जैसलमेर के जिनभद्र सूरी संग्रहालय में है। कालांतर में राजस्थान के अलग अलग रियासतों में अपनी अलग अलग शैल चित्रों का विकास हुआ था। जैसे कि बूंदी में प्रकृति चित्रण अधिक मिलता है। और किशनगढ़ में नारी सौंदर्य, यानी वो कौन सा किशनगढ़ में, मेरा नाम याद नहीं आ रहा है, नारी सौंदर्य है। नाथद्वारा में पिछवैया है, जिसे जीआई टैग मिल सकते हैं। साउंड सिंह के टाइम में बनाया था नारी, वो कौन सा है? अबलिमिनी नहीं यार, नाम नहीं याद आ रहा, ठीक है, बाद में बता दूंगा जो भी याद आएगा। मूर्तिकला से हमें धार्मिक स्थिति, नृत्य, वाद्य यंत्रों की जानकारी मिलती है। विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ जिले में बनी 9 मंजिला इमारत है। इसे मूर्तियों का अजायब घर कहा जाता है। ये भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश भी कहा जाता है विजय स्तंभ को। ये चित्तौड़गढ़ किले में बनी 9 मंजिला इमारत है। इसे मूर्तियों का अजायब घर कहा जाता है, ठीक है। और विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था, मोहम्मद खिलजी प्रथम को रहने की उपलक्ष्य में। और ये चित्तौड़गढ़ में है। विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ 2 है राजस्थान में। वो आपके लिए पूछ लिया जाए कीर्ति स्तंभ ऑप्शन में हो और वो विजय स्तंभ हो, तो आपको पूछ लिया जाएगा कि महाराणा कुंभा ने किसका निर्माण करवाया था? तो विजय स्तंभ करना है, क्योंकि विजय के उपलक्ष्य में करवाया था, इसलिए विजय स्तंभ नाम है। कीर्ति स्तंभ तो इसका बाद में नाम है, ठीक है।
उत्खनन प्रोसेस उत्खननकर्ताओं ने राजस्थान के अलग अलग स्थानों का उत्खनन किया, ताओं ने वहाँ से अलग अलग सामग्री प्राप्त हुई है। और राजस्थान के उत्खननकर्ताओं के नाम कौन कौन से हैं, ठीक है, देख लीजिए। वीरेंद्र नाथ मिश्र, रतन चंद्र अग्रवाल, बीबी लाल और DR भंडारकर, ललित पांडे, जीवन सिंह खखरवाल। ठीक है, ये उत्खनन करता है राजस्थान के साहित्यिक आहड़ से हमें कालीबंगा, विराट, मध्य बंगा, ये सभी क्या है, सभ्यता है। उनसे सामग्रिक मर्दबांड मिल गए, आभूषण मिल गए, सिक्के मूर्ति मिल गई। तो आज इतना ही, और कल सुबह मिलते हैं साहित्यिक स्रोत के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और शाम को क्लास आएगी किसकी, MCQ की, तो जाकर देख लेना। ठीक है, धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, धन्यवाद। एक मिनट। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार डूंगरपुर बांसवाड़ा में जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो आपको बता देता हूँ, कोपेन के अनुसार डूंगरपुर, बांसवाड़ा और साथ में ही झालावाड़ का कुछ क्षेत्र आता है और AW में आता है। तो मैप के अनुसार देखेंगे तो आपको बता देता हूँ कि कहाँ पर कौन सी पाई जाती है। तो राजस्थान का मैप कुछ इस प्रकार से है। तो यहाँ पर डूंगरपुर बांसवाड़ा है, उस क्षेत्र में कौन सी पाई जाती है, यहाँ से यहाँ पर AW पाई जाती है। और बीच में कौन सी पाई जाती है, CWG पाई जाती है। और BSHW अर्ध शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है। और शुष्क क्षेत्र में कौन से पाई जाती है, BWHW, यानी जैसलमेर और गंगानगर का कुछ क्षेत्र, बीकानेर का क्षेत्र में और बाड़मेर का कुछ क्षेत्र में BWHW पाई जाती है। और अर्ध शुष्क जिलों में BSHW और ठेठ दक्षिण में AW और CWG यानी भरतपुर, जयपुर, यहाँ पर पाई जाती है CWG। तो इसका सही आंसर हो जाएगा AW। यानी आपको साथ में वर्गीकरण भी बता दिया, पूरा हो गया। आप इतना ही, आप मैप के अनुसार याद करोगे तो आपका ज़्यादा क्वेश्चन सही होंगे। आप मैप के अनुसार भौतिक प्रदेश पढ़ लेना, मृदा के प्रकार है, और ये ना थर्नवेट और कोपेन, इनके अनुसार है, ये आपको पढ़ लेना चाहिए मैप के अनुसार। मैं 100% के साथ कहता हूँ कि आपके ज़्यादा सही होंगे और ज़्यादा याद होंगे। तो देखिए, कोपेन ने राजस्थान के जलवायु को 4 भागों में व्यक्त किया, जो मैंने आपको बता दिया है। AW का नाम क्या है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ जिले सम्मिलित है। ठीक है। और BSHW यानी उष्णकटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश के अंदर जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, उत्तरी पश्चिम जोधपुर आते हैं। CWG उपोष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत रावली के दक्षिण पूर्वी भाग प्रदेश सम्मिलित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आपको बता दिया है, AW। अब क्वेश्चन नंबर 2, अरावली पर्वत की माला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सत्य है। तो कौन सा सत्य है। तो अरावली का निर्माण कब हुआ था। अरावली का निर्माण कैम्ब्रियन युग में हुआ और वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत है। ठीक है, ये मुख्यतः अग्न्य चट्टानों से निर्मित है। ठीक है, ये दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में विस्तृत है। तो ये आपको नक्शे के अनुसार देखिए, ये आपका राजस्थान का मैप सही नहीं बना है दोस्तों। किस प्रकार से है राजस्थान का मैप, इसी प्रकार से है ना। तो इसका विस्तार दक्षिण, ये रहा दक्षिण और पश्चिम से उत्तर पूर्व के, ये बात सही है। और ये इसका निर्माण कैम्ब्रियन युग में, ये भी सही है। और वर्तमान में यह अवशिष्ट है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 2 और 4 सही है। सॉरी, प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है, कैम्ब्रियन नहीं, प्री कैम्ब्रियन। मैंने भी ध्यान नहीं दिया था कि प्री कैम्ब्रियन। ठीक है, तो ये अवशिष्ट है। ठीक है, ये भी सही है। और इसका विस्तार है वो दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1, 2 और 4 हो जाएगा इस प्रश्न के अनुसार। 2 और 4 इसका सही आंसर है। ठीक है, सी इसका करेक्ट होगा। अरावली प्राचीन पर्वत से, इसे अवशिष्ट पर्वत भी कहते हैं। इसका निर्माण आर्किनी युग में हुआ था। नहीं, आर्किनी युग में नहीं हुआ, प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। आर्किन युग भी आ सकता है और प्री कैम्ब्रियन युग भी आ सकता है, आपको आर्किन युग भी करना है। और इसका पूर्व कार्बोनिशिष्ट सेलों से निर्मित है। ये देखिए, ये मैंने कहा था ना, प्री कैम्ब्रियन युग में भी आया है। ठीक है, ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में विस्तृत है। ये पालनपुर गुजरात से राजस्थान से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 और आपको ऑप्शन भी दिखा देता हूँ, और ये CT में पूछा गया है। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण विस्तार की क्रम बताना है।
तो उत्तर में सबसे पहले कौन आता है? तो गंगानगर, गंगानगर के बाद बीकानेर, बीकानेर के बाद जोधपुर और जालौर। तो 1 नंबर पर गंगानगर आएगा, उत्तर से दक्षिण पूछा है। 2 पर बीकानेर आएगा, 3 पर जोधपुर आएगा और 4 पर जालौर आएगा। 1 2 1 4 1 4 3 2 इसका सी आंसर सही हो जाएगा। ये मैप के अनुसार याद कर लेना, आपको जल्दी याद होंगे, मेरे मानना है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में स्टेपी जलवायु पाई जाती है? स्टेपी प्रकार की जलवायु, स्टेपी कहाँ पर पाई जाती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बाड़मेर, जालौर, जोधपुर में स्टेपी पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? बाड़मेर, जालौर और जोधपुर में कौन से प्रकार की? स्टेपी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक, क्यों व्याख्या भी देख लीजिए कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के जालौर, बाड़मेर, पाली, नागौर, जोधपुर, सीकर, चूरू जिलों में स्टेपी जलवायु है। ये किस में आता है? BSHW में आता है। और इस प्रदेश में शीत ऋतु शुष्क होती है तथा वर्षा भी कम होती है। स्टेपी प्रकार की वनस्पति में कांटेदार झाड़ियाँ हैं, आप सभी को पता है। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट जो आपकी एग्जाम में है। तो राजस्थान की निम्नलिखित चोटियों को ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम में बताना है दोस्तों आपको। तो सबसे ऊंची चोटी क्या सी है? सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। गुरु की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है। गुरु के क्या जरगा, दूसरी जरगा है क्या? इसकी ऊंचाई कितनी है? जरगा की 1431 या 41 है। गुरु बाद में शेर है, शेर की दिल वाड़ा, फिर जरगा, फिर अचलगढ़, फिर कुंभा गढ़। ठीक है, तो जरगा 1031 है, रघुनाथगढ़ 1055 है, लीलागढ़ और फिर सज्जनगढ़ और लीलागढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 में भी। सज्जनगढ़ 944 है और लीलागढ़ 874 है। क्वेश्चन नंबर 6, मानसून 2000 के, ये क्वेश्चन प्रीवियस है, ये करंट का था, नहीं है, ये नहीं आएगा। तो राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सबसे बड़ा कृषि जलवायु तो अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। तो राजस्थान की कृषि जलवायु को 10 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 10 भागों में। टमाटर, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल स्थलाकृति अवस्थित सम्मिलित नहीं है? उड़िया का पड़ाल कहाँ पर है? माउंट आबू स्थित है। भारत यानी भाकर है यहाँ पर, भारत नहीं है, भारत नहीं है, भाकर, भाकर पूर्वी क्षेत्र सिरोही में। ठीक है, लसाड़िया का पठार गोगुंद कहाँ पर है? लसाड़िया का पठार। बुराट का पठार कहाँ पर है? गोगुंदा से कोमलगढ़ के मध्य है। और भाकर कहाँ पर है? तो पूर्वी सिरोही में, सही है। लसाड़िया का पठार कहाँ पर है? राजसमंद में नहीं है, लसाड़िया का पठार राजसमंद झील और उदयपुर के मध्य है लसाड़िया का पठार। ठीक है, राजस्थान के कितने जिलों में थार रेगिस्तान है? तो राजस्थान के 12 जिलों में थार का है, यह तो आप सभी को बताइए। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाला भारतीय राज्यों की संख्या। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भारतीय राज्यों की सीमा 5 है। कौन सी लगते हैं? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, गुजरात, ये 5 राज्य हैं जो सीमा लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश कौन सा है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश है, जो कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरता है। इसकी लंबाई कहीं पर आपको 26 किलोमीटर मिलेगी, कहीं पर 86 किलोमीटर मिलेगी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान का सर्वोच्च पठार है। तो सबसे ऊंचा पठार कौन सा? सर्वोच्च पठार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़िया का पठार, जिसकी ऊंचाई 1360 मीटर है और ये माउंट आबू सिरोही स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, अनुप्रस्थ बालू का टीले राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं? अनुप्रस्थ बालू का टीले राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुप्रस्थ बालू टीले राजस्थान के बीकानेर, गंगानगर जिले में मिलते हैं।
तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने किलोमीटर है? राजस्थान की स्थलीय सीमा 5,920 किलोमीटर है और ये पाकिस्तान के साथ 1,070 किलोमीटर बनाती है और राज्यों के साथ 4,850 किलोमीटर बनाती है। जैसे और अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1,070 है और अंतर्राज्यीय सीमा 4,850 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का है। तो इसका सभी को पता ही है, इसकी कोई व्याख्या नहीं करता हूँ क्योंकि सबको आता है। इसे क्वेश्चन 10.41 है। क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है? तो राज्य है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटियां उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में सही है? तो 17 का सही आंसर क्या होगा? सबसे ऊंची है गुरु शिखर। गुरु शिखर इनमें नहीं है। गुरु शिखर के बाद शेर है 1597। शेर के बाद दिलवाड़ा है, तो शेर के बाद दिलवाड़ा के बाद में जरगा बाद में अचलगढ़, तो भी इसका सही आंसर हो जाएगा। शेर कहाँ पर है? तो ये भी माउंट सिरोही में है। दिलवाड़ा कहाँ पर है? जरगा कहाँ पर है? और अचलगढ़ कहाँ पर है? कमेंट में बताओ। क्वेश्चन नंबर, यदि उत्तर आएगा इसका, अरे यार, क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान की उत्तरी में दक्षिण की लंबाई है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर है, उत्तर से दक्षिण, और पूर्व से पश्चिम की लंबाई 869 किलोमीटर। कितनी है? 869 किलोमीटर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 826। क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा है। इसे अंग्रेजी में टेकोमेलांडोलेटा कहते हैं और ये सभी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जा चुका है। 1983 में राज्य पुष्प घोषित किया गया। राज्य वृक्ष प्रोसोपिस सिंदेरिया, जिसे खेजड़ी भी कहते हैं, खेजड़ी जिसे कई बार झांटी भी कह देते हैं हमारी भाषा में। तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान में मरु त्रिकोण का भाग नहीं है? तो मरु त्रिकोण में कौन से जिले आते हैं? तो जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, ये तीनों मरु त्रिकोण में आते हैं, जबकि बाड़मेर नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से थार मरुस्थल के भाग हैं। तो थार के मरुस्थल का कौन सा भाग है? तो शेखावटी प्रदेश है, गोडवाड़ प्रदेश है, घग्गर का मैदान है, जबकि बनास का मैदान नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा? ए और बी और डी। गंगाधर उच्च भूमि अवस्थित है, तो यह कहाँ पर है? ये नागौरी उच्च भूमि को कहते हैं। गंगा उच्च भूमि हाड़ौती प्रदेश में है। ये गलती होगी, माफ करना। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय ऊंची चोटाई मीटर सम्मिलित नहीं है? जरगा की 1431 सही है, शेर की 1593 सही है, और रघुनाथगढ़ की 1055 सही है, लेकिन अचलगढ़ की 1380 है। कितनी है? 1380 है। ठीक है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, ये चोटियां दी गई हैं, ये आप देख लेना, या बता देता हूँ। नहीं, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर कहाँ स्थित है? तो गुरु शिखर कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही में स्थित है। ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, सम्मिलित करना। अचलगढ़ की आपको अभी बताई थी 1380 है, खो 920 है, ब्रांच अलवर में है, और इसकी लंबाई कितनी है? 704 है, विराट 792 है। तो ये मिलाना है, तो ए में बी, देखिए ए में बी किस में है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? विराट की 792 और विराट की 704 है, सॉरी, विराट की 704 है, विराट की 792 है।
और खो की 920 है, चलगट की 1380 है। ठीक है, ये मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 27, गुरु शिखर पर्वत चोटी रावली के किस प्रदेश का भाग है? तो गुरु शिखर है तो ये दक्षिण का भाग है। क्वेश्चन नंबर 28, सम्मिलित करना है। रघुनाथगढ़ कहाँ पर है? सीकर में है। शेर कहाँ पर है? सिरोही में है। जरगा उदयपुर में है। जयगढ़ जयपुर में है। तो ये मैंने मिलान कर दिया। क्वेश्चन नंबर 35 ही देखेंगे दोस्तों इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से कौन सी रावली श्रृंखला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? गुरु शिखर है, सिरोही में है। राजस्थान में गुरु शिखर चोटी का की ऊंचाई 1722 मीटर। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, आप सभी का पूरा धन्यवाद। ऐसे ही रोज़ वीडियो देखिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। धन्यवाद।